गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप एमएससी फोर्थ सेमेस्टर। आज हम जो है फिशरी बायोलॉजी के फोर्थ पेपर में, जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी। फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी जो फोर्थ पेपर है, इसके फोर्थ यूनिट के एक टॉपिक को लेकर के हाजिर हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्लैंकटन के बारे में डिस्क्राइब किया है, लेकिन अभी फ़िश प्रोडक्शन से इसका क्या रिलेशनशिप है, ये टॉपिक अभी बाकी था। इसको इस वीडियो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेकिन हमने इस सिलेबस को सामने रखा है कि जिससे आपको जानकारी हो जाए कि फोर्थ पेपर का जो है कि फोर्थ यूनिट में ये जो टॉपिक है प्लैंकटन इन रिलेशन टू फिश प्रोडक्शन, प्लैंकटन इन रिलेशन टू फिश प्रोडक्शन, इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हाफ पोर्शन एक्सप्लेन किया था। अब ये टॉपिक आपके सामने लेकर के हम हाजिर हैं और इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो है प्लैंकटन इन रिलेशन टू फिश प्रोडक्शन, फ़िश प्रोडक्शन, क्योंकि फ़िश प्रोडक्शन के को लेकर इतना फिशरमैन में या फिशरी डिपार्टमेंट में लोगों का अट्रैक्शन रहता है कि अधिक से अधिक फ़िश का प्रोडक्शन हो, कम से कम लागत लगाई जाए, कम इकोनॉमी, कम से कम खर्च हो, लेकिन इससे जो लाभ हमें मिल पाए, प्रॉफिट मिल पाए, वो अधिक से अधिक हो। तो उसके लिए बहुत से तरीके अपनाए गए हैं, जो इसके पहले काफ़ी कुछ आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ जो टॉपिक है प्लैंकटन का, तो आखिर फिश प्रोडक्शन से प्लैंकटन का क्या रिलेशनशिप है। अभी आपने देखा कि प्लैंकटन बहुत ही छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट आर फाउंड इन द वाटर बॉडी, पानी में पाए जाते हैं, जिनकी देखने में तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी इनका क्या कोई रिलेशनशिप है, क्योंकि बहुत बड़ा इनका रिलेशनशिप है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फिश प्रोडक्शन में। इसलिए जो है कि अभी हमने ये भी दिखाया, इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया कि कितने तरह के प्लैंकटन्स होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस कंडीशन में पाए जाते हैं। तो तो इसी तरह साथ साथ हम जो है ये देखेंगे कि प्लैंकटन और फिश प्रोडक्शन का आपस में जो रिलेशनशिप है वो किस आधार पर हम जो है कि इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सामने है, अब देखेंगे यहाँ से, द फाइटोप्लैंक्टन्स यूटिलाइज इनऑर्गेनिक साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। क्योंकि इसके पहले हमने बताया है कि प्लैंक्टन्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लैंकटन में ऑटोट्रॉफिक, जैसे फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन। तो फाइटोप्लैंकटन जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो फूड मटेरियल अपना खुद प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर एक प्लांट करता है। तो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें जो है कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये सारी ज़रूरतें होती हैं। तो इसी तरीके से जो है कि फाइटोप्लैंक्टन्स फूड मटेरियल तैयार करते हैं। तो वो फूड मटेरियल अपना प्रिपेयर करने के लिए के वजह से तो ऑटोट्रॉफिक बोले जाते हैं। तो इनकी जो ज़रूरतें होती हैं, वाटर बॉडी मौजूद इनऑर्गेनिक साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, इसको लेकर के अपना फूड मटेरियल तैयार करते हैं। तो वाटर बॉडी में सारे मौजूद होते हैं, वहीं पे फिश भी मौजूद होती हैं। तो हम आगे देखते हैं कि और वहीं पे जू प्लैंकटन भी मौजूद है। द जू प्लैंकटन्स फीड ऑन लिविंग और डेड प्लैंकटन्स एंड अदर टीनी पार्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द फिश पॉन्ड वाटर। यानी जो जू प्लैंकटन्स हैं, जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, वो अपने फूड मटेरियल प्रिपेयर नहीं करते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, लेकिन वाटर बॉडी में मौजूद होते हैं। ये जो अपने फूड मटेरियल के रूप में क्या लेते हैं, जो डेड मटेरियल वाटर बॉडी में होता है, डेड पार्टिकल्स होते हैं या जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उनको ये फूड मटेरियल में लेते हैं। इस तरह से जो वाटर बॉडी मौजूद इनऑर्गेनिक साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर, ये सारी चीज़ों को अगर फाइटोप्लैंकटन कंज्यूम करते हैं, तो उसके साथ साथ जो है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को जो है कि ये जू प्लैंकटन कंज्यूम करते हैं। और फिर फिश जो हैं वो जो है कि फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन को अपना फूड मटेरियल में लेते हैं। तो वहीं पे बैक्टीरिया भी मौजूद है, क्योंकि बैक्टीरिया फाइटोप्लैंकटन में आते हैं। एक्वेटिक बैक्टीरिया विच आर आल्सो इंक्लूडेड इन प्लैंकटन कैटेगरी
यूटिलाइज एनी टाइप ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर एज फूड। यानी वहीं पे बैक्टीरिया भी मौजूद है वाटर बॉडी में, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को वो भी खाते हैं यानी कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर वाटर बॉडी में फाइटोप्लैंक्टन मौजूद है, जो प्लैंक्टन मौजूद हैं और बैक्टीरिया मौजूद है, तो ये वहाँ पर मौजूद साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड या इनऑर्गेनिक साल्ट या डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये सारी चीज़ों के ये दोनों मिलके कंज्यूम करते हैं और ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब रही बात फिश कल्चर की, वहीं पर अगर फिश कल्चर किया जा रहा है तो फिश का क्या इनसे रिलेशन है। अब फिश क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को यानी फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को फिश जो है कि फूड मटेरियल के रूप में लेते हैं यानी खाते हैं। तो अगर इन्हें फूड फिश अगर इन्हें कंज्यूम कर रहा है तो एक तरह से फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और बैक्टीरिया प्लस ये फिश, इस सब का एक फूड जाल बन जाता है, फूड वेव्स बन जाते हैं। एक रिलेशनशिप ऑफ द फूड मटेरियल ये देखने को मिलता है। तो ये एक दूसरे के फूड, फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को जो है फिश, इस तरह से एक दूसरे को ये फूड मटेरियल के रूप में खाते हैं, लेते हैं। तो इस तरह से एक फूड वेव, फूड चेन तैयार हो जाता है। अभी इसका हम एक स्ट्रक्चर सामने देंगे। तो इन फिश कल्चर systems where fishes are not provided supplement feed, planktons form the most abundant base of the food waves। इस तरह हम देखते हैं कि ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो प्लैंक्टन्स हैं, फिश को लेकर के ये एक जो है कि फूड वेव बनाते हैं। ये फूड वेव का यह स्ट्रक्चर है, अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ फूड वेव इन फिश कल्चर सिस्टम इज गिवन एज बिलो। अगर फिश कल्चर में देखा जाए तो जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन, बैक्टीरिया, इन सबों को ले करके जो है कि एक जो फूड वेव बनता है उसका यहाँ पे एक समरी दी गई है कि स्ट्रक्चर दिया गया फिगर में। ए रिप्रेजेंटेटिव फूड वेव इन ए पॉन्ड यूज्ड फॉर टिलेपिया कल्चर। टिलेपिया आप जानते हैं एक फ़िश है। टिलेपिया फ़िश के कल्चर अगर कराते हैं किसी वाटर बॉडी में तो किस तरह से एक दूसरे को ये कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे दिखाया गया है। तो टिलेपिया फ़िश है यानी कि ये सबको खा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन कंज्यूम कर रहा है, जूप्लैंक्टन को इंसेक्ट खा रहे हैं यानी फाइटोप्लैंक्टन को भी इंसेक्ट खा रहे हैं और इंसेक्ट को जो है टिलेपिया फ़िश खा रहा है। उसी तरह से जूप्लैंक्टन को डायरेक्ट टिलेपिया फिश भी कंज्यूम करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को भी डायरेक्ट जो टिलेपिया फिश कंज्यूम करते हैं। उसी तरह से जो डेड मैटर होते हैं, डेट्राइटस होते हैं, यहाँ लिखा है डेथ एंड डीके। जो फूड मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर डेड कर जाते हैं उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी डेट्राइटस, जिसको बैक्टीरिया जो है फीड करती है, बैक्टीरिया जिसको खाती है, तो वो भी जो है कि अगर फाइटोप्लैंक्टन डेड हो जाता है तो उसको भी बैक्टीरिया कंज्यूम करती है। उसमें जूप्लैंक्टन डेड हो जाता है उसको भी बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं और बैक्टीरिया को जो है ये जो है फिश खा जाती है। इस तरह से हम देखते हैं टिलेपिया फिश का एक जो फूड वेव फाइटोप्लैंक्टन के साथ और जूप्लैंक्टन के साथ किस तरह से फूड चेन बना हुआ है। यानी कि मिला जुला करके ये जितने फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, डेट्राइटस, इंसेक्ट या डेड ऑर्गेनिक मैटर जितने भी हैं, सब अंत में ये एक दूसरे के फूड मटेरियल के रूप में स्ट्रक्चर बनाते हैं, वेव बनाते हैं और फिर अंत में जो अगर वहाँ पे फिश कल्चर कराया जा रहा है तो फिश जो है कि इन सबों को खा जाती है। यानी कि ये सब के सब फूड मटेरियल किसके हैं, फ़िश के हैं। अब रही बात फिश कल्चर, तो जाहिर बात अगर फ़िश को खाने के लिए इतनी चीज़ें, इतने मटेरियल्स एक साथ मिल रहे हैं तो वो फ़िश अच्छी तरह से वो ग्रो करेगी और उसका जो है कल्चर भी अच्छी तरीके से होगा, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा और इकोनॉमिक वैल्यू भी होगी। तो यही यहाँ पे इस टॉपिक में दिखाना है कि किस तरह से जो है ये फिश प्रोडक्शन का रिलेशनशिप प्लैंक्टन से है। तो यहाँ पे दिया गया विच इज सिंपल बिकॉज टिलेपिया में फीड डायरेक्टली ऑन प्लैंक्टन। यानी टिलेपिया फीड डायरेक्ट किस तरह से प्लैंक्टन पर निर्भर है। वो प्लैंक्टन चाहे फाइटोप्लैंक्टन हो चाहे जूप्लैंक्टन हो, एक दूसरे का इनका रिलेशनशिप टिलेपिया से बना हुआ है। तो इसको देखते हुए हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से फिश प्रोडक्शन का रिलेशनशिप जो कि प्लैंक्टन से है। सिंस ईच स्टेप इन द फूड वेब इज रादर इनएफिशिएंट।
देख रहे हैं कि ये जो भी फूड वेब में जो कुछ दिखाया गया है, जो फूड वेब बना हुआ है कि हर स्टेप पे एक दूसरे सब आपस में जुड़े हुए हैं। A fish culture system with a more direct food web will produce a greater weight of fish per unit area। अगर इस तरह से इतने फूड मटेरियल खाने को अगर फिश को मिलता है तो इस फिश का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होने का मतलब है कि वो फिश का वेट बढ़ेगा, यानी कि वो पर यूनिट एरिया में फिश का जो वेट होगा, जो उसकी जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि वो उतने किलोग्राम अधिक होंगे, बड़े बड़े होंगे, उनके वेट ज़्यादा होगा। जब वेट ज़्यादा होगा तो उससे अच्छा पैसा भी कमाया जा सकता है, वो अच्छे दाम में बिक सकते हैं। इस तरह से प्लैंकटन से फिश का जो रिलेशनशिप है वो सामने आ रहा है। सिंस प्लैंकटन इज़ एट द बेस ऑफ द फूड वेब, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लैंकटन्स हैं वो फूड वेब के जो बेस हैं, यानी ये जो है कि बेस आधार बने हुए हैं। तो इस आधार पर हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, देयर इज़ ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन प्लैंकटन अबंडेंस एंड फिश प्रोडक्शन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ़िश प्रोडक्शन का जो है कि प्लैंकटन से क्लोज रिलेशनशिप बना हुआ है। इन एडिशन टू इनकरेजिंग फिश ग्रोथ, प्लैंकटन्स मेक वाटर टर्बिड एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अनडिज़ायरेबल एक्वेटिक वीड्स थ्रू शेडिंग। अब इस तरह हम देख सकते हैं कि अगर फूड वाटर बॉडी में अगर अनडिज़ायरेबल अनवांटेड चीज़ें अगर मौजूद हैं, फिश के लिए जो नुकसानदेह हैं, एक्वेटिक वीड्स वहाँ मौजूद है, तो अगर वहाँ पे प्लैंकटन मौजूद है तो वो उनको ख़त्म कर देते हैं। अगर जो फाइटोप्लैंकटन जो फूड मटेरियल लेते हैं, यानी डेड और डिके मैटर पर जू प्लैंकटन्स फीड करते हैं और फाइटोप्लैंकटन सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इस तरह से अगर वाटर बॉडी में अगर अनवांटेड चीज़ें हैं, अनडिज़ायरेबल चीज़ें जो फिश ग्रोथ को कहीं न कहीं से इनकरेज कर रहे हैं, तो उनको ख़त्म जो है कि करने में इनकी भूमिका होती है। इस तरह से फाइटोप्लैंकटन जू प्लैंकटन यानी कि प्लैंकटन्स फिश कल्चर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंटली ये जो है कि दिखाई देते हैं। तो इनका काफ़ी रोल है। अगर फाइटोप्लैंकटन यानी प्लैंकटन्स अगर वाटर बॉडी में ना हो तो कहीं न कहीं फिश ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, फिश कल्चर में काफ़ी परेशानियां आती हैं और इकोनॉमिक वैल्यू जो है बहुत ही कम हो जाता है। इस तरह इनका रिलेशनशिप हम देखते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप बना हुआ है फिश का प्लैंकटन के साथ। आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फिश प्रोडक्शन इन केस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। फिश प्रोडक्शन इन केस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन feeding species is most directly dependent upon phytoplankton abundance। यानी हम देखें तो जो फाइटोप्लैंक्टन है, यानी कि पर्टिकुलर एक फाइटोप्लैंक्टन, तो अगर फाइटोप्लैंक्टन अगर मौजूद है तो हमने बताया कि फाइटोप्लैंक्टन को डायरेक्ट भी जो है कि बहुत से ऐसे फिश स्पीसीज़ हैं जो फीड करती हैं, यानी कि एक्वेटिक वेजिटेशन पर उनकी फीडिंग होती है। तो एक्वेटिक वेजिटेशन में प्लैंक्टन्स भी आते हैं, तो यानी डायरेक्ट ये डिपेंडेंट है फाइटोप्लैंक्टन पर, कहीं कहीं इस तरह देखने को आता है। जो प्लैंक्टन्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि जो प्लैंक्टन जो है फाइटोप्लैंक्टन पे कंज्यूम करते हैं, यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो जो फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करते हैं एंड इन टर्न फार्म द फूड ऑफ ए नंबर ऑफ जो प्लैंक्टन फीडिंग स्पीसीज ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इस तरह से फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड करने वाले, खाने वाले जू प्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन को खाने वाले दूसरे स्पीसीज यानी इंसेक्ट, और इंसेक्ट को जो खाने वाले फिशेज, या नहीं तो फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन को डायरेक्ट फीड करने वाले फिशेज होती हैं। इस तरह से इनका जो है कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है प्लैंक्टन का फिश कल्चर में। द वेल नोन एग्जाम्पल इंक्लूड मैकरेल्स फीडिंग ऑन सेजिटा टेरोपोड्स, कॉपीपोड्स एंड हेरिंग फीडिंग ऑन पेरिडाइनियम क्रस्टेशियंस etc एंड मेनी अदर स्पीसीज मिनोज एंकोवीज। यानी एक एग्जाम्पल लिया गया कि जैसे एक मैकरेल फिश है। मैकरेल फिश जो है
वो फीड करती है। किसको फीड करती है? सैजिटा, ये इंसेक्ट हैं सब, ये सैजिटा, टेरोपोड्स, कॉपीपोड्स एंड हेयरिंग, इनको जो है कि फीड करता है। और जाहिर सी बात कि इनको जो है कि फीड करने वाले फीडिंग ऑन, और ये जो फीड करते हैं पेरिडियम, क्रस्टेशियंस। तो इस तरह से एक एंड मेनी अदर स्पीसीज, और इसके अलावा और बहुत सी स्पीसीज हैं, जैसे एग्जांपल मिनो एंकोबिस है। तो इस तरह से एक दूसरे का आपस में रिलेशनशिप बना हुआ है, एक दूसरे को जो भक्षण कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, और अंततः जो है उनको खाने वाले फिश हैं। द लार्वल फार्म्स ऑफ नियरली ऑल स्पीसीज आर प्लैंकटन फीडर्स, क्योंकि जितने भी लार्वल स्टेज वाले फार्म हैं किसी भी एनिमल के जिनमें लार्वा डेवलपमेंट होता है, वो भी जो है प्लैंकटन को खाते हैं। वाटर बॉडी में जो प्लैंकटन्स हैं उनको जो है सिर्फ फिश ही नहीं, और भी एनिमल्स के जो है लार्वा उन्हें कंज्यूम करते हैं। और अगर वहाँ फिश मौजूद है तो फिश उस लार्वा को भी खा जाती है, यानी उनके एग्स को भी फीड करती है। रियरिंग एंड ग्रोथ ऑफ ए पर्टिकुलर फिश, rearing and growth of a particular fish can be successfully carried out in ponds with good growth of plankton। यानी बात अब धीरे स्पष्ट होकर के सामने आ गई है एक्सप्लेनेशन के दौरान, कि अगर किसी भी वाटर बॉडी में यानी कि पॉन्ड में अगर जो प्लैंकटन की ग्रोथ अच्छी है तो वहाँ पे फ़िश कल्चर भी अच्छा होगा, यानी फ़िश की ग्रोथ भी अच्छी होगी, फ़िश रियरिंग भी अच्छी होगी और पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा। इस तरह से प्लैंकटन का रिलेशनशिप जो है कि फिश से डायरेक्ट देखने को मिलता है। द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लैंकटन ऑन विच ए पर्टिकुलर फिश लिव्स इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब यहाँ एक नई चीज़ सामने है कि अब डिफरेंट टाइप के फिशेज होती हैं, और हर फिश डिफरेंट टाइप के पर्टिकुलर किसी एक, उनकी अपनी एक पसंद होती है, अपने हिसाब से वो किसी पर्टिकुलर टाइप के प्लैंकटन को फीड करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग फिश का अलग अलग टाइप के प्लैंकटन पर फीडिंग होती है, उनकी फीड करते हैं। तो अगर वाटर बॉडी में डिफरेंट टाइप के प्लैंकटन मौजूद है और डिफरेंट टाइप के फिशेज हैं, तो फिर वो अलग अलग टाइप के प्लैंकटन को कंज्यूम करते हैं। Thus, the knowledge of about specific plankton is essential for the development of the fishes, as it forms the essential। अब अगर डिफरेंट टाइप के फिश डिफरेंट टाइप के अगर प्लैंकटन को कंज्यूम करते हैं, जिससे उनका इकोनॉमिक यानी वेट और ग्रोथ अच्छी होती है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी फिशेज़ किस प्लैंकटन को ये फीड करते हैं, उसकी जानकारी ज़रूरी है। तभी हमने जो प्लैंकटन के टाइप्स को डिस्क्राइब किया है, तो उस आधार पर हम इस चीज़ को अच्छी तरह देख सकते हैं कि कौन कौन से फिशेज़ और कौन कौन से प्लैंकटन को खाने वाले हैं। तो इस तरह से अगर फ़िश फार्मिंग करनी है, फ़िश कल्चर करना है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना। फ़िश के साथ साथ प्लैंकटन की भी, डिफरेंट टाइप के प्लैंकटन के मूड बिहेवियर को भी जानना ज़रूरी है, ये भी अति आवश्यक है। तो इस तरह से हर फिश की अपने अपने जो डाइट के रूप में जो प्लैंकटन्स को ये ले रहे हैं, उसको जानना ज़रूरी है। द डाइट ऑफ पार्टिकुलर फिश विच फीड ऑन द वाटर सरफेस, जो वाटर सरफेस पर अलग अलग टाइप के फिश अलग अलग टाइप के पार्टिकुलर प्लैंकटन को ये फीड करते हैं। द एबिलिटी ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस प्लैंकटन डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। अब द एबिलिटी ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस प्लैंकटन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। अब किसी भी वाटर बॉडी में किस टाइप के प्लैंकटन्स हैं, किस टाइप के प्लैंकटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है इन बातों पर। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ यूजुअली द अवेलेबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर फाइटोप्लैंकटन ग्रोथ। अगर किसी वाटर बॉडी में फाइटोप्लैंकटन की ग्रोथ अधिक है, न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो यानी कि वहाँ पर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है कि फाइटोप्लैंकटन काफ़ी जो है कि उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर फाइटोप्लैंकटन ग्रोथ इंक्लूड। तो किसी भी वाटर बॉडी में अगर जो है कि फाइटोप्लैंकटन की ग्रोथ अच्छी करनी है, तो वहाँ पे ये देखना होगा कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट इस वाटर बॉडी में होना चाहिए। तो वो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, क्लोरीन इत्यादि। ये तरह तरह के डिफरेंट टाइप की ये जो है कि इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ये अगर वाटर बॉडी मौजूद हैं तो वहाँ फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ अच्छी होगी। तो दिस इज़ ए प्लस पॉइंट दैट इन एनी वाटर बॉडीज देयर presence of different type of essential elements, that is carbon, oxygen, hydrogen, phosphorus, nitrogen, sulfur, potassium, magnesium, calcium, different type of elements, and then there will be essential growth of the planktons. If essential growth of planktons there is much in condition, and then there will be essential growth of fishes in that water body. इस तरह से वहाँ पे फिश की ग्रोथ भी अच्छी होगी, एंड पॉसिबली फ्यू अदर्स। इस तरह से अगर कुछ और भी है तब भी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसी तरह से हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि अगर जो है कि फाइटोप्लैंक्टन अगर मौजूद है तो वहाँ पे ये क्या किसी स्पेशल टाइप के इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स पर भी डिपेंड करते हैं। फास्फोरस इज द मोस्ट ऑफन एलिमेंट रेगुलेटिंग फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ इन पॉन्ड्स। अगर पॉन्ड में फास्फोरस की मात्रा अगर अधिक है तो समझिए कि वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। यानी फास्फोरस अधिक मात्रा मौजूद है वाटर बॉडी में तो वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन अच्छा होगा, और फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ अच्छी है तो फिर फिश की ग्रोथ अच्छी है। इन एडिशन ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर काजेज एन इंक्रीज इन प्लैंक्टन प्रोडक्शन एंड इन इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन इन मोस्ट पॉन्ड। यानी कि अगर किसी वाटर बॉडी में फॉस्फेट फर्टिलाइजर को डाला जाए तो वहाँ जो है कि प्लैंक्टन की ग्रोथ अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा। अगर ये फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो उसी के हिसाब से फिर फिश प्रोडक्शन भी उस पॉन्ड में अच्छी होगी, फिश प्रोडक्शन। इस तरह से फिश प्रोडक्शन का जो रिलेशनशिप है प्लैंक्टन से वो क्लियर हो गया। इनएडिक्वेट सप्लाईज ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड कार्बन आल्सो लिमिट फाइटोप्लैंक्टन इन सम पॉन्ड्स। क्योंकि ये सब जो हमने नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कार्बन है, इनकी जो अगर मात्रा लिमिट है तब भी काम चल जाएगा। मैन्योर्स आल्सो इंक्रीज प्लैंक्टन प्रोडक्शन। जो मैन्योर्स जो वहाँ पे मौजूद है वाटर बॉडी में वो भी प्लैंक्टन को के ग्रोथ में काफ़ी जो है कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। द मेन फूड ऑफ द यंग कार्प फ्राई इज जू प्लैंक्टन। क्योंकि जो कार्प फिश होते हैं, कार्प फ्राई होते हैं, उनके लिए जो है कि जू प्लैंक्टन काफ़ी माने रखते हैं। हेंस इसीलिए देयर सर्वाइवल डिपेंड्स इंटायरली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ थिक स्वार्म्स ऑफ जू प्लैंक्टन। अगर फिश कार्प फिश को अगर अच्छी तरह डेवलप कराना है किसी वाटर बॉडी में तो वहाँ पे जू प्लैंक्टन की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, यानी उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए, तभी वहाँ पे कार्प फिश अच्छी तरह से डेवलप कर पाएंगे। जू प्लैंक्टन्स आर प्रेफर्ड बाय फ्राई एज दे आर इजीली डाइजेस्टेड। क्योंकि जो प्लैंक्टन को ये खाते हैं, अब जो प्लैंक्टन में अधिक है तो फिश फ्राई अच्छी तरह से ग्रो करेगी, और ग्रो करेगी फिर उसी के एवज में तो जो है कि फ़िश का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। इस तरह से हमने इस टॉपिक में देखा कि फ़िश प्रोडक्शन का प्लैंक्टन से क्या रिलेशनशिप है। बहुत ही जो है कंसीडरेबल रिलेशनशिप है। विदाउट प्लैंक्टन्स देयर इज़ नो इसेंशियल ग्रोथ बिकमिंग इन पॉन्ड वाटर और वाटर बॉडीज। इस तरह से अगर ये प्लैंक्टन अगर के एब्सेंस में हम फिश कल्चर करना चाहें तो जो है कि पूरा फिश कल्चर अधूरा रहेगा। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया। आपको ये बात समझ में आ भी गई होगी कि प्लैंक्टन के क्या रोल हैं, किस तरह से इनका रिलेशन फिश कल्चर से है। तो अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, इसलिए हमने प्लैंक्टन को भी डिस्क्राइब किया, डिफिनीशन को भी, टाइप को भी और इसके रिलेशनशिप को। तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।